आज हम चैप्टर 6 करेंगे जो है टिश्यूज़। Now, from the last chapter, we recall that all living organisms are made of cells. In unicellular organisms, a single cell performs all basic functions. अब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनते हैं, मतलब हमारी बॉडी की जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है वो एक सेल है। और जो यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक ही सेल हो, सिंगल सेल सारे बेसिक फंक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमीबा जो कि एक सिंगल सेल है, कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। जो एमीबा है वो एक सिंगल सेल है, और वो सिंगल सेल होने के बावजूद भी जो हमारे बेसिक प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि खाने को अंदर लेना, एक्सक्रीट करना, गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ये सब वो सिंगल सेल कर लेता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। बट मल्टी सेलुलर जैसे हम जैसे लोगों में मिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब अब हमारे लिए एक्सक्रीशन के लिए, डाइजेशन के लिए कोई एक सेल तो है नहीं, इतने सारे सेल्स हैं, वो काम करते हैं। तो मल्टी सेलुलर में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। अब जितना भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जैसे डाइजेशन के लिए एक अलग सेट ऑफ सेल्स है और एक्सक्रीशन के लिए एक अलग सेट ऑफ सेल्स है। Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement, nerve cells carry messages, blood flows to transfer oxygen, food, hormones, and waste materials, and so on. अब जैसे जो हमारे मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन की वजह से ही तो हमारी मूवमेंट होती है। जो हमारे नर्व सेल्स हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कह देते हैं, वो हमारे मैसेजेस रिसीव करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं। जो ब्लड है हमारा वो फ्लो करता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का, हार्मोन्स का, फूड का, सबका ट्रांसपोर्ट होता है। ये सब हमारे कुछ सेलुलर प्रोसेसेस हैं जिनके लिए एक सेट ऑफ सेल्स हमने डिफ़ाइन कर रखे हैं, और वही इनके लिए स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और वो एफिशिएंटली करते हैं। नाउ in plants, vascular tissues conduct food and water from one part of the plant to another part. जो प्लांट्स है, प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ में कौन आएंगे? जाइलम एंड फिलोयम। तो जाइलम और फिलोयम फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं प्लांट्स में। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, सो दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर सम ऑफ यू, कि इसमें वो बता रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी बताया कि हमने एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जैसे हमने डाइजेशन के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स को अलग कर दिया। जैसे क्लास में कई बार क्या होता है, कोई एक ग्रुप को हम बोल देते हैं कि ये वाला ग्रुप ये काम करेगा, ये वाला ग्रुप ये काम करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ हमने ग्रुप्स डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कुछ सेल्स का ग्रुप ये वाला काम करेगा और दूसरे सेल्स का ग्रुप ये वाला काम करेगा। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया अपने अपने कामों को, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये सिर्फ मल्टी सेलुलर में होती है और यूनी में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यूनी सेलुलर में तो सारा काम एक सिंगल सेल कर रहा है, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन मल्टी सेलुलर में वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स। सो उन मिलियंस ऑफ सेल्स को कंडक्ट करने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हमने डिवीजन ऑफ लेबर होनी ज़रूरी है। नाउ सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। अब वही बात है कि हमने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को एक डिफाइन कर दिया है एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए कि तुमने ये वाला काम करना है। जैसे ये ग्रुप ए सेल है, ये ग्रुप बी का सेल है, इसको बोल दिया कि तुमने हार्ट पर काम करना है, इसको बोल दिया तुमने किडनी पर काम करना है। तो ये हमने लेबर्स हैं। अब सेल्स क्या है हमारी बॉडी में, लेबर की तरह ही काम कर रही हैं, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया। This cluster of cells is called tissue, is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. ये क्लस्टर ऑफ सेल्स ही टिश्यू कहलाता है।
अब कैसे कैसे मतलब इसका भी एक ऐसे नहीं कि कोई भी क्लस्टर ऑफ सेल्स को टिश्यू बोल दोगे आप, नहीं। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ऐसे तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको आप टिश्यू थोड़ा ना बोलोगे। अगर ये कोई काम ही नहीं कर रहा ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ये टिश्यू नहीं हुआ। अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स है और ये कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है तो टिश्यू कहलाएगा। देखो, इज अरेंज्ड एंड डिज़ाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, और उस पर्टिकुलर फंक्शन की हाईएस्ट एफिशिएंसी से काम करना। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है ब्लड। हम कभी भी नहीं सोचते कि ब्लड टिश्यू होगा, क्योंकि हमारे माइंड में एक इमेज है टिश्यू, टिश्यू मतलब सेल्स, सेल्स तो सॉलिड होंगे, वो लिक्विड कैसे हो सकते हैं, और ब्लड तो हमारा लिक्विड होता है। तो ये एक हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। देखो यहाँ पे आ गया ना पर्टिकुलर फंक्शन, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो अपने स्ट्रक्चर में या काम करने के तरीक़ों में सेम हो और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता हो विद प्रॉपर एफिशिएंसी, पॉसिबल एफिशिएंसी, वो एक टिश्यू को जन्म देता है या टिश्यू को बनाता है। नाउ, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़। अब हमने ये तो समझ लिया कि टिश्यू होते क्या हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जो प्लांट और एनिमल्स है दोनों में सेम टाइप का टिश्यू ही मिलता है क्या। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? अब हमें इतना तो पता है कि इनमें कुछ स्ट्रक्चर तो डिफरेंस होता है, लेकिन अब इनमें टिश्यू डिफरेंस भी है कि नहीं वो देखते हैं। There are noticeable differences between two. Plants are stationary or fixed. They do not move. Since they have to be upright, they have large quantity of supportive tissues. The supportive tissues generally has dead cells. This is an important line कि अब हमें देखो, सबसे पहले हम अगर प्लांट और एनिमल के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहला डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है कि प्लांट्स आर इमोबाइल। प्लांट्स क्या है? इमोबाइल है, मतलब वो चल नहीं सकते। जबकि जो एनिमल्स हैं, मतलब ह्यूमंस या फिर कोई भी हम एनिमिलिया का ग्रुप ले लेते हैं, वो सब मोबाइल होते हैं। ठीक है, जो अगर प्लांट स्टेशनरी है, एक ही जगह पे फिक्स हैं, तो उन्हें अपराइट एकदम और ऊपर से उनको सीधे खड़ा रहना होता है, तो उनके लिए अलग काइंड ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और ये सपोर्टिव टिश्यूज़ जनरली हमेशा डेड सेल्स होते हैं। इसमें डेड सेल्स की खासियत होती है, जो डेड सेल्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रोंगेस्ट होते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। जबकि एनिमल्स को घूमना पड़ता है फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर शेल्टर, तेरे घर के लिए, खाने के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग। इसलिए उनको इतना सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए अपना घर ढूंढ सकते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। इसलिए उनको इतनी एनर्जी, इतना मतलब सपोर्ट नहीं चाहिए जितना कि प्लांट्स को चाहिए। इसीलिए प्लांट्स में डेड सेल्स होते हैं और एनिमल्स में मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं। Another difference between animals and plant is in the pattern of growth. The growth in plants is limited to certain regions, while this is not in animals. दूसरा डिफरेंस है कि जो प्लांट्स हैं उसमें जो ग्रोथ है वो एक रीजन तक आकर रुक जाती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो एक कंटिन्यू टाइम तक भी ग्रो कर सकती है। देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। These tissues are localized in certain regions. Based on the dividing capacity of tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic and permanent. अब ऐसे कुछ टिश्यूज़ हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि जो कि लाइफ टाइम डिवाइड करती है, लेकिन एक सर्टेन रीजन पे ही। जैसे अब सपोज कोई जैसे ये एक प्लांट है, एक टिश्यू यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो यहाँ पे डिवाइड करने लग जाए, वो इसी रीजन में ही डिवाइड करेगा। ऐसे टिश्यूज़ की ये किस बेसिस पे होते हैं? डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, कि वो कितना डिवाइड कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है। इस पर जो टिश्यूज़ हैं इस बेसिस पर टिश्यूज़ दो काइंड में डिवाइड हुए हैं। एक तो है मेरिस्टेमेटिक, एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को आप ग्रोइंग भी कह सकते हैं। सेल्स ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म। ये एक अच्छी लाइन है कि जो सेल ग्रोथ है एनिमल में वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है।
सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। तो इसलिए एनिमल्स में इतना कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जो हमें डिवीज़न करनी है वो एक सर्टेन रीजन तक ही करनी है कि नहीं करनी। The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animals than in every complex plants. जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्प्लेक्स टू प्लांट्स। प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर टाइप ऑफ ग्रुप्स group of organisms, particularly in their different feeding methods. और जो ये फंडामेंटल डिफरेंस हमने देखा है यही हमें डिफ़ाइन करता है कि जो ये हमारा एनिमल्स और प्लांट्स में जो डिफरेंस है वो क्या क्रिएट कर रहे हैं। यही टिश्यूज़ के बेसिस पे जो हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि अब अगर प्लांट इमोबाइल है तो फिर उसको सपोर्टिव टिश्यू चाहिए, अगर जैसे एनिमल्स मोबाइल हैं तो उनको लिविंग टिश्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे डिवीजन क्रिएट हो गया ना। ऐसे ही they are differently adapted for sedentary existence on one hand and active locomotion on the other, contributing to the differences in organ system design. अब जैसे sedentary existence मतलब inactive, sedentary का मोस्टली मतलब होता है inactive, मतलब जो एक ही पोजीशन पे बैठे रहता है बहुत टाइम तक। ठीक है, तो जो प्लांट्स है उनकी जो सीडेंट्री एग्जिस्टेंस होती है क्योंकि वो मूव तो कर ही नहीं सकते, जबकि एनिमल्स है दे हैव दे लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। तो इस बेसिस पे भी उनके ऑर्गन सिस्टम को जो डिज़ाइन है वो डिवाइड हो मतलब डिवीजन हो सकता है। इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल्स। नाउ यहाँ पे देयर इज सम क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू अब हमने पढ़ा था, टिश्यू इज़ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन with its possible efficiency. Now what is the utility of tissue in multicellular organism? This is an important question कि जो multicellular organisms हैं उसमें इसकी यूटिलिटी क्या हुई। यूटिलिटी मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो। इसमें आप बता सकते हो कि मल्टी सेलुलर टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर में। तो इसमें एक तो टिश्यूज़ में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है, हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, एक लाइफ प्रोसेस के लिए एक सेट ऑफ ग्रुप्स, एक सेट ऑफ क्लस्टर जो है सेल्स का वो हमने डिवाइड कर रखा है। नाउ वी विल रीड इन डिटेल प्लांट टिश्यूज़। सो हमने प्लांट टिश्यूज़ का सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने और क्या कहा था, इसको हम ग्रोइंग टिश्यू भी कह देते हैं। ओके, नाउ देयर इज दिस वन एक्टिविटी जार 1 एंड जार 2 वाली। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 2 ग्लास जार लिए हैं, उनको पानी से भर दिया, फिर एक ऑनियन बल्ब्स उनमें 1 मिनट डाल दिया। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ। ओके, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑन डे 1 to 3। ऑन डे 4 कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन इन बेल जार 2। ठीक है, एंड बाय अबाउट 1 centimeter। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार्स एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे आफ्टर फॉर 5 days more एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, ना अब देखो इन्होंने क्या बोला है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड एट दीज पॉइंट्स ओनली। देखो अब इस जो हमने ये की थी एक्टिविटी में इन्होंने क्या बोला कि 2 जार लिए, उसमें पानी भरा और उसमें अनियंस को ऐसे ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो नीचे ये अनियंस की रूट है। हमने कुछ टाइम तक देखा इनमें रूट्स डेवलप होने लग गई। फिर हमने ये जार 2 वाले में से जो इसकी रूट्स है वो 1 centimeter काट दी और उसको फिर हमने 3-4 दिन बाद देखा तो हमने क्या पाया, रूट्स फिर ग्रो करने लग गई। ऐसा नहीं कि जहाँ से हमने काटी थी वहाँ से ग्रोथ कम हो गई, मतलब इनहिबिट हो गई, इनहिबिट नहीं हुई ग्रोथ, इट कंटिन्यूज टू ग्रो। सो इसमें हमने यही पढ़ा कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है अकर्स इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। दिस इज़ बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यूज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक। जो मेरिस्टेमेटिक इसलिए यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कि ऐसा टिश्यू जो एक स्पेसिफिक रीजन पर ग्रो करे, मतलब कटने के बाद भी रुके नहीं, इट कंटिन्यूसली ग्रोइंग टिश्यू इसको इसीलिए कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, इंटरकैडली एंड लेटरल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पर, उसकी पोजीशन की बेसिस पर कि वो कहाँ पर है।
New cells produced by meristems are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. जो earlier मेरिस्टेमेटिक होगा, जो यंग मेरिस्टेम होगा, जो मेरिस्टेमेटिक से ही ग्रो होगा, वो मेरिस्टेमेटिक की तरह ही दिखेगा, लेकिन आफ्टर मेच्योरेशन वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स अडेप्ट कर लेगा और एक नया डिफ्रेंशिएटेड अदर टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. ये देखो यहाँ पे ये लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी. जो इंटरकैलरी होता है ये रहा, और एपिकल. एपिकल मतलब हम बोल देते हैं ना एपेक्स, तो एपेक्स का हमेशा से मतलब होता है टिप या फिर टॉप. तो एपेक्स से आया एपिकल. एपिकल मतलब इस टॉप पे, ठीक है. कैलरी मतलब ये जो नोड और इंटरनोड के बीच में होगा. और जो लेटरल है, लेटरल जो हमें ऐसे लॉन्गेटेड जो साथ साथ चलता है, दैट इज लेटरल. Apical meristem is present at the growing tips of stem, roots and increases the length of stem and root. देखो अब एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया कि टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, किसकी, रूट्स की, स्टेम्स की. और क्या काम करते हैं, इंक्रीज इन द इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट. अब जहाँ प्रेजेंट होंगे उन्हीं की लेंथ इंक्रीज करेंगे. अगर स्टेम पे प्रेजेंट है तो स्टेम की लेंथ, रूट पर प्रेजेंट है तो रूट की लेंथ. द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम, जिसको हम कैम्बियम भी कह देते हैं. देखो जो हम कहते हैं ना कि इस पेड़ का तना बहुत मोटा है, जैसे ये एक हमने बनाया, ये इसकी रूट्स बनाई ऐसे, ठीक है. जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट्स की टिप पे होगा, ठीक है. तो ये ऐसे ऐसे इलोंगेट करेगा, ग्रो करेगा. जो लेटरल है, लेटरल कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ठीक है. तो जो पेड़ का पहले पेड़ ऐसा था, ठीक है, फिर इसमें टिश्यू प्रेजेंट हुआ तो इतना मोटा हुआ. अब ये टिश्यू और इंक्रीज होगा तो इसका तना ऐसे से मोटा होता जाएगा. तो ये जो ग्रोथ होती है इसको कहते हैं गर्थ. तो इस स्टेम की, ये स्टेम हुई तो जो स्टेम की गर्थ है, और या फिर रूट की जो गर्थ है, रूट अब जब ये बड़ा होगा तो ऑब्वियसली रूट भी बड़ी होंगी, रूट भी चौड़ी होंगी. तो जो स्टेम और रूट की गर्थ इंक्रीज होती है वो लेटरल की वजह से होती है, और हम लेटरल को कैम्बियम भी कहते हैं. फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सीन इन सम प्लांट्स, इज लोकेटेड नियर द नोड. जो इंटरकैलरी है वो नोड, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, जैसे ये नोड इंटरनोड होती है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है. तो ये कुछ प्लांट्स में दिखाई देती है और ये नोड पर ग्रोथ करती है. सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके सेल्स बहुत एक्टिव हैं. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है इन्होंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, ये आपको आनी चाहिए. एक तो वो बहुत एक्टिव है, दूसरा डेंस साइटोप्लाज्म है, फिर थिन सेलुलोज वॉल है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लिया है, ठीक है. दे लैक वैक्यूल्स. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर प्लांट्स, हम जनरली सोच लेते हैं कि प्लांट्स की बात हो रही है तो उसमें वैक्यूल तो होगा ही होगा, बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उसमें वैक्यूल नहीं होता. कैन यू थिंक वाई वुड दे लैक वैक्यूल्स? यू माइट वॉन्ट टू प्रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर. अब इसका आंसर क्या है, देखो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लैक वैक्यूल्स. एंड आप में से कुछ बच्चों को इसका आंसर आता होगा, कुछ का नहीं. तो उसके लिए देखो इसका आंसर क्या है. अब हम देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब हम पढ़ते हैं तो मेरिस्टेमेटिक से हम क्या समझे अभी तक, कि वो एक डिवाइडिंग टिश्यू है जिसका मेन काम क्या है, डिवाइड करना, ठीक है. और वैक्यूल का काम क्या है, टू स्टोर फूड या फिर कुछ भी स्टोरेज का काम है. लेकिन मेरिस्टेमेटिक तो स्टोरेज का कोई काम कर ही नहीं रहा, उसका मेन काम तो सिर्फ डिवाइड करना ही है. इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई स्टोरेज का काम ही नहीं है, उनका मेन काम ही डिवाइडेशन का है. नाउ परमानेंट टिश्यू, हमने आगे कुछ टाइप्स, हमने दो, एक पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक, एक पढ़ा था परमानेंट. अब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. अब क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने सेल्स बनाए
वो कुछ टाइम तक डिवाइड करते हैं, फिर अपना वो डिवाइडेशन वाला ही एबिलिटी लॉस कर देते हैं। कि ऐसा क्यों? एज अ रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। और फिर जो टिश्यूज़ ऐसा करते हैं, जो सेल्स ऐसा करते हैं कि पहले तो वो मेरिस्टेमेटिक के थ्रू डिवाइड हुए, फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी लूज़ कर दी और उसके बाद वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर certain time loses the ability and then it attains the permanent shape, size and function, इस प्रोसेस को डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मेरिस्टेमेटिक के बाद डिफ्रेंसिएशन होता है, फिर परमानेंट टिश्यू बनता है जाके। अब देखो, आप एग्जामिनर को अगर आपने इम्प्रेस करना है तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ, बच्चे को इतना पता है और उसने देखो कितने प्यारे तरीके से एक इक्वेशन की फॉर्म में समझाया है। ये सब चीज़ें, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स ऐसे लिखना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है जब आप एक एग्ज़ाम लिख रहे होते हो। डिफ्रेंसिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो डिफ्रेंसिएशन है वो बहुत सारे टाइप बनाता है परमानेंट टिश्यू के। मतलब डिफ्रेंसिएशन तो हो गया, परमानेंट तो बन गया, अब इसके आगे भी तो बहुत सारे टाइप्स बना रहा है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। Now first type है simple permanent tissue. A few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर के नीचे कुछ जो सेल्स होते हैं वो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के। पेरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं या पेरेन्काइमा है वो परमानेंट टिश्यू का भी मोस्ट कॉमन मोस्ट सिंपल फॉर्म है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स एंड विथ थिन सेल वॉल्स। अब ये देखो, ये अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि इनमें कैसी सेल वॉल होती है, ये डेड होते हैं, लिविंग होते हैं। दे आर लिविंग सेल्स, लिविंग होते हैं। दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड and thus large spaces between cells are found in the tissue। और इनमें बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेसिस मतलब जो दो सेल्स के बीच में स्पेस होती है उसको इंटरसेलुलर कहते हैं। ये तो पहला क्या है, सबसे पहले तो ये लिविंग है, ये डेड नहीं है। डेड क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी जो सपोर्टिंग सेल्स होंगे वो डेड में आएंगे, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरा, इसकी थिन वॉल्स हैं। तीसरा, ये इनके जो बीच में जो स्पेस है वो बहुत लूज़ है, मतलब ये खुले खुले तरीके से पैक हुए गए हैं, टाइटली पैक्ड नहीं है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक स्टेम, ये एक स्टेम थी, इसका इन्होंने सेक्शन काटा हुआ है जिसमें आपको देखो ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये फिलोयम, और इधर से देखेंगे तो ये जाइलम, ये जो है ये जाइलम है, और इसको कलेक्टिवली हम कह देते हैं वैस्कुलर बंडल। ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम समझ आएगा। In some situations, it contains chlorophyll and performs photosynthesis and then it is called क्लोरेनकाइमा। अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाती है, क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर देता है और फिर इसको हम कह देते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है, जहाँ पे क्लोरोफिल आ जाए, समझो फोटोसिंथेसिस तो कहीं ना कहीं कैसे भी किसी भी रूप से हो ही रहा होगा। तो अगर पेरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस होने लग गया तो मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको क्लोरेनकाइमा कह दिया हमने। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such parenchyma are called erenchyma। देखो, अब कुछ एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पेरेन्काइमा होते हैं, उन जैसे ये सेल्स है, इसके अंदर ना ऐसे एक कैविटी प्रेजेंट हो जाती है। ये कैविटी क्यों होती है? ये कैविटी हेल्प करती है उनको फ्लोट करने में पानी में। तो अगर हवा फ्लोट करने में, मतलब हवा, जब आप समझते हो फ्लोट मतलब हवा में तैरना, तो उससे बन गया ये एरेन्काइमा। क्लोरोफिल से बन गया था क्लोरेनकाइमा, कैविटी से बन गया लार्ज एयर कैविटी, हवाई होती है ना इस कैविटी में, तो बन गया ये एरेन्काइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू विच इज कोलेनकाइमा। अब हम पढ़ रहे हैं कोलेनकाइमा।
जो कोलेनकाइमा है वो मोस्टली प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एक प्लांट को. इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग. जैसे ये एक प्लांट है, ये मटर का प्लांट आपने देखा है, ऐसे 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 होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मटर लगे होते हैं. तो जो ये कोइलिंग हो रही है ये इतना फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि उनमें कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है. कोलेनकाइमा टिश्यू स्टेम की या फिर रूट की में तो आई डोंट थिंक कि बेंडिंग होती है. जैसे जो टेंड्रिल्स होते हैं, ये जो स्टेम ऐसे ऐसे कोइलिंग करती है उसको हम टेंड्रिल्स कह देते हैं. या फिर जो ऐसी भी कोई भी क्लाइंबिंग में काम आती है, जैसे एक पत्ती है, हवा में पत्ती कितनी हिलती है लेकिन कभी टूटती नहीं. तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है कोलेनकाइमा. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. अब ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैसे? देखो, वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. पत्ती हवा में बहुत झूल रही है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, फिर भी पत्ती टूट नहीं रही. इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो मैकेनिकल सपोर्ट उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, जिससे वो नहीं गिर रही. इसलिए इसके दो काम है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. और ये कहाँ मिलते हैं? लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. लीफ के स्टॉक्स में, ये लीफ है, ये इसका लीफ स्टॉक है. तो लीफ स्टॉक की एपिडर्मिस में the cells of the tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. जो इसके सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं. और इनकी जो सेल्स, जैसे सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इरेगुलरली थिकन मतलब कॉर्नर से, जैसे ये कॉर्नर से ना थिक होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ये डेड नहीं, ध्यान रखना कि अगर ये ध्यान रखना, कई बच्चे समझेंगे कि मैकेनिकल सपोर्ट है तो डेड हो जाएंगे. नहीं, प्योरली मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवाना ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवानी है. इसलिए ये लिविंग ही है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इनके पास थिक एंड कॉर्नर्स हैं और इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम होती है. ये चिपक के रहते हैं. जैसे पेरेन्काइमा में तो खुले खुले रह रहे थे, इसमें चिपक के रहते हैं. देखो, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ये है कोलेनकाइमा, ये है पेरेन्काइमा. तो पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस तो प्रेजेंट थी, ठीक है. उसके बाद ये है कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा में देखो वॉल थिकनिंग, ये देखो ये सब्सटेंस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, वैक्यूल भी है, सेल वॉल भी है, ठीक है. ये इरेगुलर वॉल थिकनिंग क्यों है? क्योंकि इन्होंने मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है. अब है एक अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, वो है स्क्लेरेनकाइमा. इट इज़ अ टिश्यू विच मेक्स द हार्ड पार्ट प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. We have seen the husk of coconut. It is made up of sclerenchymatous tissue. The cells of the tissue are dead. They are long and narrow, as well as the walls are thickened due to lignin. Often these cells are so thick that there is no internal space inside the cells. देखो, अब तीसरा हमने पढ़ना है स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं डेड सेल्स, ठीक है. क्यों डेड सेल्स हैं? क्योंकि इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है. ये प्लांट को हार्ड बनाएंगी, ठीक है. जैसे जो कोकोनट के ऊपर का छिलका होता है, वो छिलका किससे बना होता है? वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना होता है. वो कितना हार्ड होता है, कितनी स्टिफनेस होती है उसमें, इसीलिए इनके अंदर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है. और जो इनकी वॉल्स हैं वो मोटी होती है, जैसे कोलेनकाइमा में भी मोटी थी और स्क्लेरेनकाइमा में भी मोटी है. क्यों मोटी है? क्योंकि इनमें लिग्निन प्रेजेंट है, ठीक है. This tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts. ये जो सीड होते हैं, नट्स होते हैं, इनकी कवरिंग में, हमारी जो लीव्स हैं उनकी वेन्स में, स्टेम में, वैस्कुलर बंडल में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये डेड होते हैं. अब ये पूरे तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं. इनका मेन काम ही है कि प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाना, हार्ड बनाना, इसलिए कम्प्लीटली डेड है. कोलेनकाइमा में
मैकेनिकल सपोर्ट तो था बट साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, इसलिए वो कम्प्लीटली डेड नहीं थे, इसलिए वो लिविंग थे। और पैरेन्काइमा में तो कोई काम था ही नहीं मैकेनिकल का, उसमें तो स्टोरेज थी या फिर फोटोसिंथेसिस था अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता तो, इसलिए वो भी लिविंग सेल्स थे। ठीक है, ये देखो स्क्लेरेन्काइमा के इन्होंने दे रखा है थिक वॉल और ये दे रखा है एक लिग्निफाइड थिक वॉल्स नैरो ल्यूमन। स्क्लेरेन्काइमा के दो सेक्शन से इन्होंने कट कर रखा है। ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे होता है, जैसे ये एक स्टेम है, इसको मैं अगर ऐसे काटूँ तो ये हुआ ट्रांसवर्स, और ये अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल ऐसे काटूँ तो ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर हम ऐसे काटेंगे तो ये दिखेगा, अगर हम ऐसे काटेंगे तो ये दिखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वट यू ऑब्जर्व इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स को एपिडर्मिस। जो हम देखते हैं वो आउटरमोस्ट लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। द एपिडर्मिस इज यूजली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो एपिडर्मिस है वो मोस्टली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस इज क्रिटिकल। कई बार जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट्स जैसे डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक, उनके एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक लेयर प्रेजेंट हो जाती है। क्यों? टू प्रोटेक्ट द वाटर लॉस। अब ऑब्वियसली वो ड्राई रीजन में है, डेजर्ट में, जहाँ पे पानी की पहले से ही कमी है, तो वो प्लांट्स चाहते हैं कि उनका पानी इतना लॉस ना हो जाए, इसलिए उनकी एपिडर्मिस में एक थिकर लेयर प्रेजेंट होती है उस वाटर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एपिडर्मिस है वो प्लांट के हर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी और इसका मेन काम क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना प्लांट को। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। जो एपिडर्मल सेल्स हैं एरियल पार्ट के, जो पार्ट हवा में रहते हैं, जैसे कुछ पार्ट तो ज़मीन में चले जाते हैं प्लांट के, जो कुछ हवा में रहते हैं उनके ऊपर, उन पार्ट्स के ऊपर एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस। जो ये है इसका नेचर क्या है? एक तो है इसका नेचर कि ये वैक्सी होगी और वाटर रेजिस्टेंट होगी, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगस, और ये हेल्प करती है एक तो वाटर लॉस से बचाने के लिए, एक कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो जाती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, एक कोई भी जो बाहर की पैरासिटिक फंगस है या कोई भी माइक्रोब है उसके अटैक से। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, cells of epidermal tissue forms a continuous layer without intercellular space। अब इसका काम है कि प्रोटेक्ट करना, इसलिए ये पैचेस में प्रेजेंट नहीं होती, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट एपिडर्म, और इनमें कोई स्पेस नहीं होता। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट होती हैं शेप में। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। इनकी जो आउटर और साइड वॉल्स होती हैं वो इससे थिकर होती है। क्यों? क्योंकि बाहर तो यही वाली और यही वाली काम आएंगी, इसलिए यही प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए इनकी थोड़ी थिक होती हैं अंदर वाली से। We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaves. These pores are called stomata. ये हम ये कह रहे हैं कि एपिडर्मिस, जैसे ये एक एपिडर्मिस है, देखो ये ऐसे डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमने ये एक स्मॉल पोर देखा, ये है पोर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ये जो पोर होता है इसको कहते हैं स्टोमेटा। नाउ व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स जिसको कार्ड सेल्स कहते हैं। जो ये एक स्टोमेटा है, ये किडनी शेप सेल से कवर्ड होते हैं जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस एंड विद द एटमॉस्फेयर। ये गैसेस को एक्सचेंज करने में काम आते हैं। ट्रांसपीरेशन विच इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस टू स्टोमेटा। जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जिसमें जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाता है प्लांट से, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, वो भी स्टोमेटा का ही फंक्शन होता है। तो स्टोमेटा के 2 फंक्शन पढ़ लिए इस पैराग्राफ में हमने। एक पढ़ा, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दूसरा कि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। नाउ
Epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorptive surface area. जो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो उनका रूट्स का मेनली काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्व करना. तो वो जो एपिडर्मल सेल्स होती है ना वो लंबी लंबी होती हैं रूट्स की. क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है और ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व किया जाता है. ठीक है. इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन, वो जो कि केमिकल सब्सटेंस है वाटर प्रूफ क्वालिटी का, जो कि वाटर को रेजिस्ट करता है लूज़ करने से. हमने पढ़ा था ऊपर ड्राई रीजन में एक थिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. अब इन्होंने बता दिया कि वो थिक सब्सटेंस क्यूटीन का होता है. ठीक है. इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम. ओके. एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस. जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है तो जो उसकी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो भी चेंज होती जाती है. जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, एक बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है. जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो आपकी स्किन अब बच्चे जितनी सॉफ्ट नहीं रही. ठीक है. अब आप किसी अपने ग्रैंड मदर को देखोगे या ग्रैंड फादर को देखोगे, उनकी स्किन कितनी लूज़ हो गई हैं, उनमें झुर्रियाँ पड़ गई हैं. ऐसे ही प्लांट में होता है. जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उनकी जो आउटर कवरिंग है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layer of cells which constitute the cork. यहाँ पे एक नई टर्म पढ़ी आपने. अब पहले तो हमने पढ़ा था प्राइमरी मेरिस्टेम, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गया है. सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है कि कॉर्टेक्स में एक ऐसा रीजन प्रेजेंट होता है जो कि डेवलप करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम को. सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि एक कोक को कहते हैं हम तना. जो हम बाहर देखते हैं ना, ये जो मोटा मोटा अलग अलग पैचेस का जो जो स्किन होती है ना ट्री की, वो होती है कोक. और ये स्किन को कौन बनाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है. ये सेकेंडरी मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएशन के बाद बनती है. पहले तो मेरिस्टेम बन गई, उसके बाद डिफ्रेंशिएट हो गई वो परमानेंट टिश्यू में. फिर कुछ परमानेंट टिश्यू वापस से डिफ्रेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं, फिर जाके वो तना बनता है. Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular space. अब सिंस बाहर की स्किन है ट्री इमोबाइल हैं तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए जो उनकी आउटर स्किन है वो एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. तो उसके लिए वो डेड सेल्स से बनी होती है. जो कोक सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और उनमें स्पेस नहीं होता. दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर. उनके पास एक सब्सटेंस होता है, जैसे हमारे पास ऊपर क्यूटीन हमने पढ़ा था, ऐसे ही एक सुबेरिन एक सब्सटेंस है जो इम्परवियस टू गैसेस और वाटर है, जो कि गैसेस और वाटर के इम्परवियस है. नाउ प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये प्रोटेक्टिव टिश्यू देखो, ये कोक सेल, पेड़ का जो तना होता है वो ऐसे होता है ना, तो ये एक कोक सेल है और ये रप्चर्ड एपिडर्मिस है. मतलब रप्चर्ड एपिडर्मिस मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड है, मतलब बहुत ओल्ड एज्ड एपिडर्मिस है. अब सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अभी हमने पढ़ा था सिंपल में हमने पढ़े कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा. अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसमें है द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक वन अनदर. अभी तक हमने जितने भी टिश्यू पढ़े हैं ऊपर, उन सब में हमने एक चीज़ कॉमन देखी, वो सब एक ही टाइप ऑफ सेल से बने हैं और वो आपस में मिलते जुलते हैं. सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. जैसे हमने पैरेनकाइमा में पढ़ा था, पैरेनकाइमा में सारे सेल्स ऐसे ऐसे थे और वो आपस में मतलब सेम मतलब सर्कुलर राउंड शेप में थे, तो सेम थे. ठीक है. ऐसे टिश्यूज़ को हम सिंपल परमानेंट कहते हैं. गेट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनकर वो टिश्यू बनता है. ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जाइलम एंड फिलोएम आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. जो जाइलम एंड फिलोएम है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं. they are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. ये हमें पता है कि ये कंडक्टिव टिश्यूज़ है, मतलब ये फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं और कलेक्टिवली ये वैस्कुलर बंडल के नाम से जाने जाते हैं. नाउ वैस्कुलर टिश्यूज़ is a distinctive feature of a complex plant
one that has made possible their survival in terrestrial environment। जो वैस्कुलर बंडल है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, मतलब मेन फीचर है, जो कि हेल्प करता है उनको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। नीचे एक फिगर दे रखी है, वो उन्होंने एक सेक्शन कट कर रखा है स्टेम का, जिसमें आपको वैस्कुलर बंडल इसमें आराम से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वैस्कुलर बंडल है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक यूनिक फीचर है। और वो क्यों यूनिक है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हेल्प करता है इन देयर सर्वाइवल। ठीक है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। अब जाइलम में भी देखो, अब जाइलम में भी आगे 3 टाइप है। एक है जाइलम एक है ट्रकीड्स, एक है वेसल्स, एक है जाइलम पेरेन्काइमा, और एक है जाइलम फाइबर। ठीक है, ट्रकीड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। जो ट्रकीड्स और वेसल्स हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, और मैच्योरेशन के टाइम वो आधे से ज़्यादा डेड हो जाते हैं। ट्रकीज एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इनकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस अलाउ दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। अब ट्यूब, हम पाइप जैसे हम स्ट्रो होती है, स्ट्रो एक पाइप जैसी होती है, तो वो हम सक करते हैं स्ट्रो से, तो ऑब्वियसली वो वर्टिकुलरली हमारे पास ऊपर आता है पानी। वैसे ही जो ट्रकीड्स हैं और ट्रकीज और वेसल्स हैं वो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और उनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का वो वर्टिकली होता है। ठीक है, दिस द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड, ये हमने पढ़ा था ऊपर। अच्छा, जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव। जो पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा, वो फूड को स्टोर करता है, और जो जाइलम फाइबर है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इसको, मैं नीचे ब्रीफ दूंगी इसका। चलो, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। फ्लोएम में 5 होते हैं, जाइलम में 4 थे। ठीक है, यहाँ पे 5। पहला है सीव सेल्स, फिर है सीव ट्यूब्स, फिर है कंपेनियन सेल्स, फिर है फ्लोएम फाइबर्स, और फिर है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड मतलब जिसमें पोर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जो सीव ट्यूब्स है, एज द नेम सजेस्ट, ट्यूब है तो मतलब ट्यूबुलर सेल्स होंगे, और ट्यूबुलर सेल्स मतलब छेद वाली ट्यूब होंगी। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का काम क्या होता है, मेनली फूड को कंडक्ट करना। तो फूड कौन बनाता है, लीव्स बनाती है। तो जो लीव्स से फूड लेकर वो जो दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट के उनके पास फूड पहुंचाना किसका काम होता है, फ्लोएम का। ठीक है, नाउ except phloem fibers and other phloem cells are living cells। phloem fiber को छोड़कर बाकी सारे phloem cells living है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो phloem fibers हैं वो डेड हैं, बाकी सारे लिविंग है। जबकि वेसल्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रकीड्स और वेसल्स, जाइलम में हमने पढ़ा था ट्रकीड्स और वेसल्स हैं वो डेड सेल्स हैं, और फ्लोएम में पढ़ा हमने फ्लोएम फाइबर डेड सेल्स है। ठीक है, ये देखो, ये ट्रकीड और वेसल, पहले हम ये देखेंगे। ये इन्होंने डायग्राम दे रखा है जाइलम का, ट्रकीड दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। तो ट्रकीड ट्यूबुलर फॉर्म है। ठीक है, वेसल भी ट्यूबुलर फॉर्म है, देखो ट्यूबुलर फॉर्म है। ठीक है, और ये है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा का मेन काम क्या था, फूड को स्टोर करना। ठीक है, और जो वेसल और ट्रकीड है इसका काम क्या है, जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना। कैसे, वर्टिकली। अभी आप कैसे लर्न करोगे, ट्रकीड और वेसल, आप इतना देखो कि इतना लर्न करो कि ये ट्यूबुलर फॉर्म में है, ट्यूब की फॉर्म में है। ठीक है, अब ट्यूब से आपको याद आना चाहिए स्ट्रो। ठीक है, स्ट्रो से हम पानी पीते हैं तो वो हम सक करते हैं, जो पानी वर्टिकली ऊपर आता है। ऐसे ही जो ट्रकीड्स और वेसल्स हैं वो वाटर का कंडक्शन करते हैं वर्टिकली। फिर आता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब ये इसी का है, ये इन्होंने फ्लोएम का एक सेक्शन दे रखा है। ठीक है, इसमें सीव ट्यूब, देखो ये सीव ट्यूब दे रखी है, ये सीव ट्यूब है, ये सीव प्लेट्स है, जो एक सीव ट्यूब को दूसरी सीव ट्यूब से डिवाइड कर रही है, वो सीव प्लेट्स है। फिर आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये है कंपेनियन सेल्स।
ठीक है, हमने यहाँ पे कितने पढ़े थे? 5। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड फ्लोएम, पेरेन्काइमा। ठीक है, तो इसका एक ही डायग्राम में इन्होंने साथ बता दिया। जो कंपेनियन सेल्स है ना, वो सीव ट्यूब्स के साथ साथ ही चलते हैं। जैसे ये एक सीव ट्यूब है, ये वाली, जैसे ये सीव ट्यूब है तो कंपेनियन सेल ये होगा। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के कितने टाइप हैं? एक हो गया हमारा पेरेन्काइमा, एक हो गया हमारा स्क्लेरेन्काइमा, एक हो गया हमारा कोलेन्काइमा। पेरेन्काइमा में अगर एयर कैविटी है तो वो हो गया एरेन्काइमा, अगर उसमें क्लोरोफिल है तो वो हो गया क्लोरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मोस्टली हार्ड बनाता है प्लांट के पार्ट्स को, जैसे कि कोकोनट। कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कहाँ पर? लीफ स्टोक में, और इसके जो कॉर्नर्स पे थिक इरेगुलर वॉल्स होती हैं। फिर आता है एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ मिलता है? एपिकल मेरिस्टेम, एज द नेम सजेस्ट, एपिकल मतलब एपेक्स पे मिलेगा, या तो एपेक्स ऑफ रूट या फिर शूट मतलब स्टेम। ओके, नाउ विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट मतलब जो कोकोनट के जो बाहर के जो छिलका होता है वो कौन सा टिश्यू बनाता है? वो बनाता है स्क्लेरेन्काइमा। अभी हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था जब मैंने आपको ये समझाया। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिलोएम। फिलोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब फिलोएम के आगे 5 टाइप थे। एक था सीव ट्यूब, एक था सीव प्लेट्स, एक था सीव ट्यूब्स, एक था सीव ट्यूब्स, एक था सीव सेल्स, एक था कंपेनियन सेल्स, और फिलोएम पेरेन्काइमा, फिलोएम फाइबर। ठीक है, जिसमें से कि फिलोएम फाइबर, सिर्फ फिलोएम फाइबर ही डेड था, बाकी सब लिविंग थे। ठीक है, तो इसमें आपने अभी तक यही पढ़ा है। अभी मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देती हूँ, रुको। देखो आपकी ये एक्सरसाइज में, आपके बुक की एक्सरसाइज में लास्ट में एक इन्होंने फ्लो चार्ट दे रखा है। इसको हम अब रिवाइज करेंगे और आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे परमानेंट के साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं एक मेरिस्टेमेटिक भी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक को और हम क्या बोल रहे थे? ग्रोइंग टिश्यू। ठीक है, अब देखो, अब सबसे जो टिश्यू, प्लांट के टिश्यूज़ थे वो 2 टाइप्स में डिवाइड हुए थे। एक था मेरिस्टेमेटिक, एक था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप थे। एक था एपिकल मेरिस्टेम, फिर था लेटरल मेरिस्टेम, फिर था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम को और क्या कहते थे? कैम्बियम। ठीक है, जो एपिकल था वो एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होते थे। लेटरल मेरिस्टेम जो गर्थ को इंक्रीज करते थे, जो पेड़ का तना बढ़ाते थे। ठीक है, और जो इंटरकैलरी थे वो नोड्स पर प्रेजेंट होते थे। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कैसे बने थे? मैंने आपको वहाँ पे भी ये बताया था कि अगर आप ऐसे कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे डिफ्रेंशिएशन हुआ। ठीक है, उस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन का नाम दिया था हमने। मतलब कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन लिमिट डिफ्रेंशिएट हो गए इनटू परमानेंट टिश्यू। डिफ्रेंशिएट हो गए मतलब उन्होंने अपनी जो मेरिस्टेमेटिक जो एबिलिटी थी ग्रो करने की वो लूज़ कर दी और फिर वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद परमानेंट में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़ा सिंपल, एक पढ़ा कॉम्प्लेक्स। सिंपल के आगे हमने 3 टाइप पढ़े। एक था पेरेन्काइमा, फिर था हमारे पास कोलेन्काइमा, फिर था हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा का काम क्या था? फूड को स्टोर करना। अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो ये बन जाता है क्लोरेन्काइमा। अगर इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट हो जाती है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स में एयर कैविटी चाहिए टू प्रोवाइड देम फ्लोटेशन, तो वो बन जाता है एरेन्काइमा। ठीक है, कोलेन्काइमा ये थे लिविंग सेल्स। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस थी
वो प्रेजेंट थी। फिर आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का काम क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। कहाँ पर? लीफ स्टोक पे। जैसे जो पत्ती है, हवा चल रही है लेकिन पत्ती टूट नहीं रही, क्यों? क्योंकि उनकी लीफ की जो स्टोक है, उसकी लीफ की डंडी है, उसमें कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है जो कि उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। बट ये अभी भी लिविंग है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से अभी भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं करवा रहा, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है। इसके साथ एक और था कि जो इनके सेल्स हैं उसके कॉर्नर्स पे ऐसे ऐसे वो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक थिक इरेगुलर सेल वॉल्स हैं, क्यों? क्योंकि उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। फिर आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक प्लांट के पार्ट्स को हार्ड और स्टिफनेस प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि कोकोनट हस्क, जो कोकोनट का छिलका है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए ये है डेड है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था जाइलम, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। फिर हमने पढ़ा जाइलम और फिलोयम, ठीक है। जाइलम के आगे 4 टाइप थे। एक था जाइलम पेरेन्काइमा, एक था जाइलम फाइबर, एक था ट्रैकीड्स और फिर था वेसल्स, ठीक है। फिलोयम के आगे 5 थे। एक था फिलोयम पेरेन्काइमा, एक था फिलोयम फाइबर, ठीक है। फिर था सीव ट्यूब्स, फिर था सीव सेल्स, फिर था कंपेनियन सेल्स, ठीक है। अब जो ट्रैकीड्स और वेसल्स थे ये ट्यूबलर शेप में थे। ट्यूबलर से क्या याद आया हमें? स्ट्रो से हम पानी पीते हैं हम, तो पानी वर्टिकली ऊपर आता है, तो ये वर्टिकली कंडक्शन करते हैं पानी और मिनरल का, ठीक है। फिर जाइलम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, और जो जाइलम फाइबर है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। अब इसमें आता है फिलोयम फाइबर। फिलोयम फाइबर डेड है, बाकी सारे फिलोयम के टिश्यूज़ हैं वो लिविंग है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स है ये आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, जो सीव ट्यूब है वो ऑब्वियसली ट्यूबलर फॉर्म में है, प्लस परफोरेटेड है, मतलब जो ट्यूब है वो छेद वाली ट्यूब है, ठीक है, जो लीफ से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट्स में फूड का कंडक्शन करवाती है। तो हमने अभी तक जो हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा था उसकी समरी मैंने आपको इस फ्लो चार्ट में दे दी। तो अगर आपको कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप टिश्यूज़ के पार्ट बताइए प्लांट टिश्यूज़ के, तो अगर आप उसको ऐसे इस फ्लो चार्ट में भी एक्सप्लेन कर दोगे तो वो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपको एनिमल टिश्यू, अब इसका हमारा जो सेकंड पार्ट है वो एनिमल टिश्यू का है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी डायग्राम समझ नहीं आया हो या कुछ भी कोई लाइन समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।